हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिज़र्व रिक्वायरमेंट के बारे में। ये आरबीआई हर बैंक्स पे एक मैंडेट करता है कि बैंक्स को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व करके रखना होता है। क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द डिपॉजिट सेफ एंड लिक्विड। हमें ये जो डिपॉजिट्स होता है, सपोज बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं, तो उसे इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा पैसा है वो सेफ है और लिक्विड है। मतलब लिक्विड फॉर्म में है, मतलब जितने जल्दी हम उस वो पैसा चाहते हैं उतना जल्दी वो पैसा हमें मिल जाए। सो लिक्विड को समझने के लिए एक टर्म मैं समझाता हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम। मैं लिख देता हूँ, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी इसलिए होता है बिकॉज ये बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। बैंक में हम कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक का ये लाइबिलिटी हुआ कि वो पैसा हमें वापस करेगा। इसीलिए बैंक के टर्म में होता है एनडीटीएल। अब देखिए यहाँ डिमांड और टाइम डिपॉजिट में क्या अंतर है। सो डिमांड डिपॉजिट होता है कि ऑन डिमांड, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है। सपोज सेविंग अकाउंट में हमारा 100 रुपये है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि 100 रुपये अभी हम निकाल लें। तो हम बैंक जाएंगे, कुछ रिसीट वगैरह भरेंगे और डायरेक्टली 100 रुपये निकाल लेंगे। मतलब ये ऑन डिमांड मुझे बैंक 100 रुपये दे रहा है। टाइम लाइबिलिटी क्या होता है? मतलब जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट जैसे हो गया, मान के चलिए हम 5 ईयर का फिक्स डिपॉजिट कराए हैं। ये हमारा मनी बैंक के पास है, लेकिन अगर हम अभी चाहते हैं एट द टाइम कि वो मेरा फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे रखे हुए हैं वो मेरे पास मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिल सकता है। कुछ फिक्स डिपॉजिट में ऐसा प्रोविज़न होता है कि आप हाफ टाइम पे निकाल सकते हैं, तो वो भी होता है, लेकिन ये ऑन डिमांड नहीं होता है। तो लिक्विडिटी इसी से रिलेटेड है कि कितना जल्दी आपके हाथ में कैश आ जा रहा है। तो एक अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विड इस हिसाब से कैश होना चाहिए। कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर उसके बाद हमारा डिमांड डिपॉजिट लिक्विड है, और उसके बाद हमारा टाइम डिपॉजिट लिक्विड है। सो ये फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। कैश और अभी जो हमारा डिजिटल पेमेंट आया है, पहले तो डिजिटल पेमेंट का उतना पेनिट्रेशन नहीं था। अब डिजिटल पेमेंट के कारण जो लिक्विडिटी बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिकॉज आप हर एक शॉप पे देख रहे हैं यूपीआई लगा हुआ है। आप यूपीआई से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो कैश का काम इनिशियली क्या था कि कैश से हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, तो आजकल डिजिटल मनी से भी चीज़ों को एक्सचेंज किया जा रहा है। मतलब आप डिजिटल मनी को भी बोल सकते हो, वो भी काफ़ी लिक्विड है, क्योंकि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली यूपीआई से हम लोग किसी भी दुकान में कुछ भी खरीदना हमें, हम आज छोटे से छोटे अगर हम मुझे आइसक्रीम खाना है या मुझे गोलगप्पे के ठेले पे कुछ खाना है या टीवी खरीदना है, कुछ के लिए भी हम लोग डायरेक्टली यूपीआई कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर यूपीआई के फॉर्म में भी हमारा जो डिजिटल मनी है वो हमारा लिक्विड होते जाए, यूपीआई की वजह से काफ़ी लिक्विड हो गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। आरबीआई मैंडेट रिजर्व रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब तो हम लोगों ने समझ लिया है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों रखता है, हमारे मनी को सेफ रखने के लिए। एक और सेफ का पॉइंट मैं बता देता हूँ। सपोज हम लोगों ने पैसे जमा किए बैंक्स में, और बैंक ने उसे पर्टिकुलर, जैसे 100 रुपये हम लोगों ने जमा किए, 100 रुपीज़, और बैंक ने पूरा 100 का 100 रुपीज़ लोन दे दिया किसी को, और जिसको लोन दिया वो सपोज लोन ना चुका पाया और एनपीए हो गया, वो दैट मीन्स वो डिफॉल्ट कर गया, लोन चुका नहीं पाया। तो अब बैंक के पास तो जीरो अमाउंट है। तो अब हमारा 100 रुपीज़ कहाँ गया? वो अमाउंट तो बैंक का खुद का नहीं था, वो तो हम लोगों ने जमा कराया था, आम पब्लिक ने जमा कराया था। वो तो पैसा जीरो हो गया। तो इसे सेफ रखने के लिए बैंक बोलता है हर बैंक को कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट है तो कुछ अमाउंट आपको अपने पास रखना होगा, उसे आप लोन में नहीं दे सकते। और किस किस फॉर्म में रखना होगा मैं आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो रिजर्व रिक्वायरमेंट है आरबीआई की तरफ से। अब पहले समझते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सो एनडीटीएल अभी मैंने समझाया क्या होता है। ये दोनों होता है, सेविंग अकाउंट प्लस जो एफडी में आप पैसा लगा रहे हैं। सेविंग अकाउंट मतलब डिमांड लाइबिलिटी, और आपका फिक्स डिपॉजिट मतलब टाइम लाइबिलिटी, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो एनडीटीएल आपको समझ में आ गया। दैट अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। यहाँ एक गौर करने की बात है, यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो इसको आपको समझना है। तो जनरली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसे बोलते हैं? ये जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो जितने भी बैंक्स को इस शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड किया गया है वो शेड्यूल्ड
कमर्शियल बैंक बोला जाता है। क्या क्राइटेरिया है आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं कि वैसे बैंक एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी सीआरआर के बेसिस पे। बस आप ये जान जाइए कि इन सब बैंकों को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सो नेक्स्ट, दैट अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक विद आरबीआई इन कैश। मतलब जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मनी वो ऑब्लिगेटेड है, मतलब उनको जरूर से जरूर उनको डिपॉजिट करना है आरबीआई को इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश कैश के फॉर्म में उनको डिपॉजिट करना होगा। सपोज 100 रुपया हमारा टोटल अमाउंट है एनडीटीएल बैंक के पास, तो 100 रुपया में लगभग 4.5 करेंट से आ रहा है। इस हिसाब से 4.5 रुपीज आरबीआई के पास कैश के रूप में डिपॉजिट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस। मतलब ये डिपॉजिट जब बैंक्स करेंगे, कमर्शियल बैंक्स करेंगे, तो उनको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये सिंपल डिपॉजिट है विदाउट इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट डिपॉजिट है। नेक्स्ट, नो प्रोविजन फॉर सीलिंग रेट एंड फ्लोर रेट फॉर फिक्सिंग सीआरआर। आपको पता है कि जितने भी रेट्स होते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जितने भी रेट्स होते हैं, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये आरबीआई का एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है, जो हर 2 मंथ में अप्रॉक्स मिलता है। ये डिसाइड करता है कि रेट क्या होगा। सो सीआरआर डिसाइड करने के लिए कोई भी सीलिंग और फ्लोर रेट नहीं है। सीलिंग रेट मतलब हायर से हायर कितना हो सकता है, और फ्लोर रेट मतलब लोअर से लोअर कितना रेट हो सकता है। ये एक लिमिट में नहीं है, ये कंप्लीटली आपका एमपीसी पे डिपेंड करता है कि वो सीआरआर कितना रखना चाहता है। तो एज ऑफ नाउ अप्रैल 2024 तक अभी जो कमेटी मीट हुई थी 5 अप्रैल को, एमपीसी कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया है 4.5 सीआरआर रखने का। मतलब हर बैंक को 4.5% ऑफ देयर एनडीटीएल, मतलब जितना उनके पास पैसा है उन 4.5% डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, जो कि हमारा है लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल which banks has to maintain in the liquid form like cash, gold, government security, treasury bill, RBI approved public sector bonds and etc. एक आप वहाँ गौर किए होंगे कि पिछले वाले में हमें सिर्फ कैश में डिपॉजिट करना था, जो हमारा सीआरआर था केवल कैश था, बट यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, कैश है, गोल्ड में भी हम रख सकते हैं पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, टी बिल में, आरबीआई अप्रूव्ड पब्लिक सेक्टर बैंक बॉन्ड। ये क्वेश्चन कभी कभी देता है एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए कि पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स है ना, तो जनरली दे देगा कि ऑल पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, तो लेकिन ऑल पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स नहीं होगा, ओनली द पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया है, बस उसमें ही आप ये एसएलआर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट तो लगभग क्लियर हो गया होगा आप, क्योंकि एटसेट्रा है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कि आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ जो बैंक्स का मतलब है, आप देखिए यहाँ पर विच बैंक्स का जो मतलब है, ये सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है। जो हमारा ये जो पॉइंट था, इसमें सिंपल हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हम लोगों ने बोला था और बताया था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक्स का मतलब है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया नीड टू मेंटेन सीएलआर। मतलब सीएलआर का जो मैंडेटेड है ये पूरे बैंक पे अप्लाई होता है, और सॉरी एसएलआर का जो मैंडेट है ये पूरे जितने यहाँ पर बैंक्स लिस्टेड है इस पे अप्लाई होता है, लेकिन जो सीआरआर है केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता है। ये एक डिफरेंस आपको पता चल गया। हमारा करंट एसएलआर कितना है, 18% है। ये भी 5 अप्रैल एमपी से जो कमेटी मिला था उसका ही डेटा है, पूरा कंप्लीटली रिसेंट डेटा मैं बता रहा हूँ। तो ये आप समझ लिए कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। दोनों केसेस में एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट अब समझेंगे इसका थोड़ा एक और की पॉइंट देख लेंगे। जैसे पॉइंट है एसएलआर इज आर मेंटेन्ड विद बैंक इटसेल्फ वेयर सीआरआर आर मेंटेन विद आरबीआई। सो हम लोगों ने देखा था कि जो सीआरआर था वो आरबीआई के साथ कैश में मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन एसएलआर जो है वो बैंक को खुद के साथ मेंटेन करना है। उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे अगर एसएलआर बैंक कैश कैश ऑप्शन के साथ, जैसे कैश ऑप्शन के साथ जाना चाहता है दिस वन, तो सिंपल 18% जो हमारा है 18% कैश खुद बैंक में ही रख लेगा, या 18% जो कैश है, जैसे 100 रुपीज़ का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो 18 रुपया हुआ हमारा, 18 रुपया बैंक को कैसे भी रखना है सीएलआर फॉर द लिक्विडिटी पर्पस। ठीक है, तो
वो कैश के फॉर्म में 18 रुपया सिंपली रख सकता है, वो 18 रुपये का गोल्ड खरीद सकता है, 18 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, टी बिल खरीद सकता है, वो कैसे भी रख सकता है 18 रुपये। और वो बैंक खुद के पास रखता है, लेकिन जो CRR था, CRR को हमें RBI के साथ डिपॉजिट करना था, वो अपने पास नहीं रखना था। ये एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, बोथ CRR और SLR आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। अब देखिए क्या होगा, बैंकिंग फाइनेंस चलता कैसे है। सपोज बैंक के पास 100 रुपीज़ है, अगर बैंक के पास टोटल 100 रुपीज़ होगा और आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट हम लोग नहीं रखेंगे कि आप जितना 100 रुपीज़ है आप पूरी आप लोन दीजिए, तो क्या होगा कि हमारा जो मार्केट में वो पैसा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 रुपया है तो 100 रुपया बैंक लोन दे सकता है, और 100 रुपया हमारा मनी सप्लाई मार्केट में हो गया। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को बढ़ा दिया मार्केट में। अगर 100 रुपया हम लोग बैंक के पास से और डायरेक्टली अगर छोड़ दिए तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन अब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट आ गया। सपोज CRR 4.5% एंड हमारा SLR 18%, लगभग यहाँ 22.5% का मनी हम रिजर्व कर दिए कि आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 22.5% आपको मेंटेन करके रखना होगा लिक्विड में, मतलब ये आप लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते। तो 100 रुपया में आपके पास कितना बच रहा है, 22 अगर हम लोग इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा लगभग 77.5% हो जाएगा। 77.5 रुपीज़ मान लेते हैं। अब इतने ही रुपीज़ बैंक के पास होगा जो लोन दे सकता है। इसका मतलब है CRR और SLR जैसे जैसे बढ़ते रहेगा ये वाला अमाउंट घटते रहेगा। दोनों अगर बढ़ा हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंक को रखना पड़ेगा कैश के लिए, इमीडिएट कॉज के लिए, अपने डिपॉजिटर को देने के लिए, तो ये अमाउंट घटते रहेगा। तो जैसे जैसे ये लोन वाला अमाउंट घटेगा तो बैंक के पास बहुत कम लोन बचेगा जो दे पाएगा, तो लोन का अमाउंट जो होगा वो कम होगा। और लोन का अमाउंट कम होगा, साथ साथ जब आप बैंक तो एक कमर्शियल यूनिट है, उसे प्रॉफिट कमाना है, तो अगर लोन का अमाउंट कम होगा तो दूसरा चीज़ क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। और बैंक के पास अगर कम अमाउंट है, वो चाहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा। इसका मतलब है जो टोटल लोन जो डिसबर्स होता था, मतलब पब्लिक के पास जो लोन है, पब्लिक जो पैसा उठाता था बैंक से, वो भी घट जाएगा। अगर पब्लिक के पास भी लोन घट गया, इसका मतलब हमारा जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो घट गया। तो एक तरह से देख रहे हैं कि जैसे हम लोग CRR और SLR हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो जा रहा है, मनी सप्लाई घट जा रहा है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है इनवर्स है, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा। तो जनरली RBI करता क्या है, मैं बता देता हूँ। अगर सपोज इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है कि महंगाई बढ़ गया रहता है बहुत ज़्यादा। महंगाई बढ़ना मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, डिमांड की वजह से ही, जैसे कोई 10 यूनिट कुछ चीज़ें हैं और 10 यूनिट के लिए केवल 10 रुपया है खरीदने के लिए, तो इस केस में वो एक एक यूनिट का दाम 1 रुपया होगा। मान के चलिए कि वो 10 यूनिट को खरीदने के लिए 100 रुपया यहाँ पर है, तो जिसके पास वो यूनिट है वो पैसा बढ़ा देगा क्योंकि डिमांड बढ़ा है। इसका मतलब है डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए RBI क्या करेगा, RBI चाहेगा कि मनी सप्लाई थोड़ा कम हो, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए इन्फ्लेशन के केस में क्या करेगा, वो CRR और SLR को बढ़ा देगा। सेम ऐसा होता है रिसेशन का केस में। रिसेशन में क्या होगा कि मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा होगा, तो अब मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम हुआ होगा, उस केस में क्या करेगा RBI, CRR और SLR को घटा देगा। दैट मीन्स बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचे लोन देने के लिए। तो इससे हमारा मनी, ये ऐसे टूल से RBI एक्चुअल में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है मार्केट पे। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर है, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ SLR इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्यों होता है आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि SLR जो होता है बहुत सारा ऑप्शंस होता है, कैश है, गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो अब 18% तो बैंक को मेंटेन करना ही है, तो बैंक चाहेगा कि हम ऐसे चीज़ में मेंटेन करें जो कि सेफ भी हो प्लस हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो इन सब केस में अगर कैश में मेंटेन करेगा तो सेफ तो रहेगा उसके पास, लेकिन रिटर्न नहीं मिलेगा। गोल्ड में भी अनसर्टेनिटीज है, गोल्ड का दाम कब बढ़ेगा घटेगा। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है कि RBI का बैकिंग है, गवर्नमेंट का बैकिंग है, तो हमारा एक तरह से इंटरेस्ट भी अच्छा मिल पा रहा है और हम जो SLR रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा कर पा रहे हैं। तो जनरली इसलिए ये लिखा गया है कि मेजर प्रोपोर्शन जो बैंक्स क्या करते हैं, SLR जो मेंटेन करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही मेंटेन करते हैं। तो ये टोटल मैंने बता दिया व्हाट इज दी रिजर्व रिक्वायरमेंट विच इज़ मैंडेटेड बाय RBI। कोई भी आपको डाउट हो तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट था जिसमें बोला गया था कि ऐसा कि मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो ये वीडियो दोनों व्यूअर के लिए है, इंग्लिश के लिए भी हिंदी के लिए भी। तो मैं इस वीडियो में ट्राई किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि
ईजी लैंग्वेज में सबको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि ये रिजर्व रिक्वायरमेंट या ऑल बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कैसा होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।